हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बल गतिकी में हमने 9 वीडियोस पढ़ लिए थे। इन 9 वीडियोस के अंदर में हम कोटि के बारे में, अणुसंख्यता के बारे में, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, छद्म एकाण्विक अभिक्रिया और जो वेग के प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। कोटि जो हमने पढ़ी है शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएँ पढ़ी हैं उनमें भी हम उनके न्यूमेरिकल्स के साथ में डेरिवेशन कर चुके हैं। तो उम्मीद है वो आपको पिछले 9 वीडियो समझ में आ गए होंगे। आज हम आगे चलते हैं अपने 10वीं वीडियो पे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होती है हमें उसमें कभी कभी प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी जाती। जब आपको प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी जाती तो आप वेग नियतांक कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो उस स्थिति में वेग नियतांक ज्ञात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अंतरालीय समीकरण का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अंतरालीय समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये अंतरालीय समीकरण क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमें मालूम है, ठीक है ना, हम जानते हैं कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ठीक है, उसका वेग नियतांक का फॉर्मूला होता है कि 2.303 अपॉन में टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्या है कि आपको प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, हम कैसे ज्ञात करेंगे अभिक्रिया के वेग नियतांक को? तो हम इस्तेमाल करते हैं अंतरालीय समीकरण। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना t1 समय पर, ठीक है, माना t1 समय पर वियोजन की जो मात्रा है, ठीक है ना, जो वियोजन हो गया है वो कितना है, x1। ठीक है, तथा t2 समय पर, जो t2 समय है उस पर वियोजन कितना हो गया है पदार्थ का, x2। तो हमारे पास दो समीकरणें बनेंगी। यहाँ पर मैं लिखूँगा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t1 log a अपॉन a माइनस एक्स 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k को इधर ले आऊँ, t1 को वहाँ ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, t1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में k log a अपॉन a माइनस x1 समीकरण नंबर 1 होगा। ऐसे क्या होगा, इसी प्रकार से हमारे पास में क्या होगा, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t2 रखूँगा मैं, तो जो x होगा वो कितना हो जाएगा, x2। यहाँ से मैं t2 को यहाँ ले जाऊँ, t2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में k log a अपॉन a माइनस x2। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 2। हमारे पास दो समीकरण आ गई हैं। ठीक है, जब x1 वियोजन होता है तो t1 समय और x2 वियोजन हुआ है तो t2 समय। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर इस 2 में से समीकरण नंबर इस 1 को घटा देंगे। ठीक है, चलिए आइए घटाते हैं। क्या होगा देखिएगा आप, ये हो जाएगा t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t2 माइनस t1 इक्वल्स टू, इसमें से इसको घटाना है, यानी 2.303 अपॉन में जो k है log a अपॉन a माइनस x1 में से घटाना है किसको, 2.303 अपॉन में k log a अपॉन a माइनस x2, सॉरी x2 में से 2 में से 1 को घटाना है, तो ये ऐसा आ जाएगा। बोली बात सही है कि नहीं है? फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर में, t2 माइनस t1 ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं, आ जाएगा 2.303 अपॉन में k, यहाँ से, ठीक है ना, ये तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा log a माइनस x2 में से घटाना है log a अपॉन a माइनस x1। ठीक है भाई, ओके, ऐसा हो जाएगा। अगले स्टेप में t2 माइनस t1 2.303 अपॉन में k, ये क्या होता है, log a अपॉन a माइनस x2 में भाग लगाना है a अपॉन a माइनस x1 का। ये हमारे पास समीकरण होती है। अपन लॉग पढ़ते हैं तो लॉग का फॉर्मूला होता है, चूंकि log m माइनस log n जो होता है वो log m अपॉन n होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है इसके अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये t2 माइनस t1 अपॉन 2.303 अपॉन में k, ठीक है, ये हो गया log a अपॉन a माइनस x2। ठीक है, अब ये उल्टा हो जाएगा तो इनटू a माइनस x1 अपॉन a हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा t2 माइनस t1 2.303 अपॉन में k log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2।
ये हमारे पास समीकरण आ गई। ठीक है, ये है वो अंतरालीय समीकरण जिसमें हमें अभिकारक की जब प्रारंभिक कंसंट्रेशन नहीं दी जाती है, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वेग नियतांक को ज्ञात करने का। ठीक है, T1 समय पर व्यूजन की मात्रा x1 होती है और T2 समय पर व्यूजन की मात्रा x2 होती है। ठीक है, उसकी हेल्प से हमारे पास जो फॉर्मूला व्युत्पन्न हुआ है वो ये हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ देखना, ये हमारे पास क्या है, लॉग, ठीक है, a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 इक्वल्स में क्या हो जाएगा, k अपॉन 2.303 T2 माइनस T1। बोल होगा नहीं होगा, बात सही है कि नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ पे आ गया, सही है। तो आपको नहीं लगता कि ये फॉर्मूला बन गया y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू क्या बन गया, mx, ये y, ये m और ये x। तो हमें पता है y और x में ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी और जो इसका ढाल होता है वो क्या होता है, m। तो इसी को मैं फॉर्मूले में इस्तेमाल कर सकता हूँ, देखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा log, ठीक है, a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 और T2 माइनस T1। इसमें अपन ग्राफ खींचेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इस स्ट्रेट लाइन का जो ढाल है वो आएगा k अपॉन 2.303। ठीक है भाई, तो ये था हमारा अंतरालीय समीकरण। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमें कभी कभी क्या होता है, नहीं दिया जाता क्या, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, T1 समय में x1 व्यूजन की मात्रा होती है, T2 समय में x2 व्यूजन की मात्रा होती है। दो समीकरणें बनाएंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास लास्ट फार्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल के लिए काम आ सकता है। ठीक है, जनरली हालांकि जनरली क्या इस पर क्वेश्चन बनता नहीं है बोर्ड्स के अंदर में, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला है और ये इसका ग्राफ है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। तो ये हो गई हमारी अंतरालीय समीकरण। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं कोटि ज्ञात करने की विधियां। कोटि ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, कोटि ज्ञात करने की कुल कितनी विधि हैं, 3 हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 है ग्राफीय विधि, ठीक है, नंबर B है ओस्टवाल्ड विल्गन विधि, ओस्टवाल्ड विल्गन विधि, और जो तीसरी होती है वो होती है प्रारंभिक वेग विधि। ठीक है ना, प्रारंभिक वेग विधि। हमारे पास 3 तरह कोटि ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, ग्राफी विधि होती है, ओस्टवाल्ड विल्गन विधि होती है, प्रारंभिक वेग विधि होती है। ठीक है, तो जो ग्राफी विधि है ये बहुत सिंपल है, अपन डेरिवेशन की है, सबके ग्राफ भी देखे हैं अपन ने, सब सारे ग्राफ अपने को समझ में आए हैं। तो अगर आपको कोई ग्राफ दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सी कोटि की है, तो हम उसको बता सकते हैं। ओस्टवाल्ड विल्गन विधि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इसके अंदर। हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रारंभिक वेग विधि, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, पूछे भी जाते हैं। तो अपन प्रारंभिक वेग विधि को समझते हैं, अपन प्रारंभिक वेग विधि से किसी भी अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये जो विधि है हम ये समझ पाएंगे न्यूमेरिकल से। मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ और प्रॉब्लम के साथ में इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम क्या है देखिएगा। प्रॉब्लम ये है कि कोई एक रिएक्शन दी गई है आपको NO प्लस H2। ठीक है, क्या बन गया आपका N2 प्लस H2। ठीक है, हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करें तो इसको 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड NO की प्रारंभिक सांद्रता दी गई है। ठीक है, आपको प्रारंभिक सांद्रताएं दी गई हैं, प्रारंभिक सांद्रता दी गई है। ठीक है, किसकी, NO की कंसंट्रेशन गिवन है और H2 की भी कंसंट्रेशन गिवन है। ओके, और इनके लिए इनका प्रारंभिक वेग भी गिवन है। ठीक है, तो NO की हमें 3 सांद्रताएं दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी, 0.20 m, 0.40 m एंड 0.20 m। ऐसे इसकी दी गई 0.20, 0.20 एंड 0.40 m। ये कंसंट्रेशन किस में है, मोल पर लीटर में है। ठीक है,
और ऐसे हमें इनका वेग भी गिवन है, प्रारंभिक वेग 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1.28 इंटू 10 पावर माइनस 2 एंड 6.40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये जो हमें वेग दिया गया है वो दिया गया है मोल पर लीटर या मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको एक इक्वेशन दी गई है NO प्लस H2 इक्वल्स टू N2 प्लस H2O। इसमें कहा गया है कि आपको NO और हाइड्रोजन की प्रारंभिक सांद्रताएं गिवन हैं और उनके प्रारंभिक वेग भी गिवन हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे 3 बातें पूछी गई हैं। नंबर 1 पूछा गया है कि इसके आधार पर इसका जो है वेग नियम बनाइए, ठीक है, इस अभिक्रिया का हमें बनाना है वेग नियम। नंबर 2 हमें इस अभिक्रिया की ज्ञात करनी है कोटि, और नंबर 3 हमें ज्ञात करना है इस अभिक्रिया के आधार पर, इस न्यूमेरिकल के आधार पर वेग नियतांक। यानी हमसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, वेग नियम, कोटि और वेग नियतांक। ठीक है भाई, तो हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। डेटा दे रखे हैं आपको, NO की 3 कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की 3 कंसंट्रेशन, और इन्हीं के लिए जब ये कंसंट्रेशन NO की है, जब ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की है, तो ये उस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग होगा। जब कंसंट्रेशन ये गिवन है तो उसका प्रारंभिक वेग ये होगा, और जब इसके कंसंट्रेशन ये है तो अभिक्रिया का वेग ये होगा। बात सही है। अब हमें इन डेटा की हेल्प से ज्ञात करना है वेग नियम। तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। हमारा जो कोई भी वेग नियम बनता है वो क्या बनता है, R इक्वल्स टू K NO की सांद्रता और H2 की सांद्रता। अब हमें यही तो नहीं पता कि इस NO की घात पर क्या आएगा, इस H2 की घात पे क्या आएगा, क्योंकि हमें पता है वेग नियम को ऐसे लिखा जाता है, x मान लूँ और इसको मैं y मान लूँ, ये एक वेग नियम। अगर हमें x और y का मालूम चल जाए तो हमारा वेग नियम आ जाएगा। अगर हमें x और y का पता चल जाए तो x और y को जोड़ लेंगे तो हमारी कोटि निकल के आ जाएगी, और उसके आधार पर फिर अपन वेग नियतांक भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें 3 समीकरणें बनानी होंगी इसकी। आइए बनाते हैं। 3.20 इंटू 10 पावर माइनस 3 इक्वल्स में k, ये हो गया 0.20, ठीक है, की पावर x की पावर y, राइट। समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 1.28 इंटू 10 पावर माइनस 2 ये बराबर k लिखा, ये आ जाएगा 0.40 की घात x और 0.20 की घात y, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ऐसे ही तीसरा वेग जो है 6.40 इंटू 10 पावर माइनस 3 इक्वल्स में k, यहाँ हो जाएगा 0.20 की सांद्रता x की घात x और ऐसे ही 0.40 की घात y हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। यानी हमारे पास 3 समीकरणें बन गई हैं, ठीक है भाई। अब हमें इन तीनों समीकरणों की हेल्प से ज्ञात करना है वेग नियम। देखो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, देखो इन 2 समीकरणों को देखो ये दोनों कांस्टेंट हो रही है ना, ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम क्या करें, हम इस समीकरण में इसका भाग लगा दें, तो देखना क्या होगा, देखिएगा हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग लगाने पर, ठीक है, भाग लगाने पर, ठीक है। तो देखिए आइए क्या होगा, ये हो जाएगा 1.28 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन में ये 3.20 इंटू 10 पावर माइनस 3 इक्वल में ये समीकरण है सेकंड वाली, मैं लिखूंगा k 0.40 की घात x 0.20 की घात y अपॉन में k, इसका भाग लगाऊंगा, क्या हो जाएगा, k 0.20 की घात x है और ऐसे ही 0.20 की घात y है। देखिए तो अब साफ समझ में आ रहा है कि इसमें ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैं इस समीकरण को क्या लिख दूं, मैं इसको 12.8 गुणा 10 की घात माइनस 3 कर दूं। भाई डेसिमल को मैं 2 के पीछे लेके जाऊंगा तो 10 की घात माइनस 10 की घात माइनस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन में 3.20 इंटू 10 की घात माइनस 3, ठीक है। यहाँ से देखिए ये k से k कैंसिल हो गया है और ये 2 बार कैंसिल हो गया है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल किया तो यहाँ से कितनी बार आ जाएगी, 4 बार कट जाएगा ना भाई। तो 4 इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 की पावर x। तो जब आधार समान होते हैं तो घातें तुल्य हो जाती हैं, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया।
यानी हमें x के संदर्भ में कोटि मालूम चल गई। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें देखिए कि ये आपस में कांस्टेंट हैं लेकिन ये चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो अब अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में 1 का भाग लगाएंगे। तो वापस देखेंगे, मैं क्या करने वाला हूँ, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 का भाग लगाने पर, 1 का भाग लगाने पर, ठीक है, तीसरी ये आ जाएगा 6.40 10 पावर -3 अपॉन में 3.20 इंटू 10 पावर -3, इसमें इसका भाग लगाना है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए, ये है k, यह आ जाएगा 0.20 की घात x, 0.40 की घात y अपॉन में k, यह आ जाएगा 0.20 की घात x और 0.20 की घात y। तो देखेंगे आप यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, देखो k से k कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल, इससे ये कैंसिल और ये 2 बार कैंसिल, यहाँ से भी 2 बार कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा 2 = 2 की पावर y। तो मैं इस 2 के ऊपर में 1 लगा लूँ, तो आधार समान है तो जो घातें हैं वो तुल्य हो जाती हैं, तो y = 1 हो गया। आइए, अब हमें x का मान भी पता चल गया है और हमें y का मान भी पता चल गया है। तो आइए, फर्स्ट हमारा पहला आंसर आएगा नंबर 1, हमारा वेग नियम। हम वेग नियम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमारे पास क्या था, r = k, NO की घात x थी और H2 की घात y थी ना, तो हमारे पास x का मान भी आ गया है। ठीक है ना, NO x का मान कितना है हमारे पास 2 और y का मान कितना आ गया है 1। तो लीजिए, तो ये हमारी निकल गई वेग नियम। यानी हमें साफ साफ मालूम चल रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग है नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता की घात 2 और हाइड्रोजन की सांद्रता की घात 1 पे निर्भर कर रहा है। बात सही है। फिर अपन सेकंड निकालेंगे आंसर। सेकंड है हमारा कोटि। हमें पता है जो वेग नियम है उसमें जो अभिकारक की सांद्रता है उनकी घातों को अगर जोड़ दिया जाए तो वही क्या होती है, कोटि। यानी कोटि क्या होगा 2 + 1 यानी 3 आंसर आ गया। बात सही है कि नहीं, हमारी कोटि निकल गई। तीसरा हमें निकालना है वेग नियतांक के निकालना है हमें। तो किसी भी एक समीकरण को ले लो, ठीक है भाई। आइए मैं पहले समीकरण ले लेता हूँ, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 से समीकरण क्या है 3.20 × 10⁻³ इक्वल्स में k, NO की घात क्या है x और H2 की घात क्या है y। बात ठीक है कि नहीं है। अच्छा NO क्या है हमारे पास में, NO है हमारे पास में 0.20 और हमारे पास में जो हाइड्रोजन है वो भी कितना है 0.20। सही है। x का मान हमें पता है 2 है, y का मान हमें पता है 1 है। हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो k क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻³ अपॉन में 0.2 × 0.2 × 0.2, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है 2 बार आ जाएगा, ये 1 बार है तो ये आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करें तो देखो क्या आंसर आएगा, देखिएगा। हम इसको हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे, 1 2 3, तो ऊपर कितने लगाएंगे 10⁻³ लगाएंगे, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो k बराबर क्या हो गया 32/8 × 10। 32 हमारा भाग लगा लो, 8 चौक 32, 4/10, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। अब हमें ये ध्यान रखना है कि k की इकाई भी लिखनी है। कोटि कितना आ रहा है 3। अब कोटि तीसरे थर्ड ऑर्डर की कोई रिएक्शन है तो उसकी कोटि कैसे निकालते थे अपन, मोल की घात 1 - डेल n, लीटर डेल n - 1 और सेकंड इनवर्स ही होता था। तो मोल है कोटि 3 आ रहा है 1 - 3, लीटर 3 - 1 और सेकंड इनवर्स। तो हमारी जो इसका आंसर आएगा 0.4 मोल की पावर 2 लीटर स्क्वायर, नहीं मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये हमारा तीसरा आंसर आ जाएगा। बोलो बात ठीक है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है। प्रारंभिक वेग विधि के अंदर में आपको कोई जो रिएक्शन दी जाएगी, जो प्रॉब्लम में जो रिएक्शन दी जाएगी ना, उसकी 3 सांद्रताएं दी जाएंगी, 3 वेग दिए जाएंगे, ठीक है। हम उससे वेग नियम बनाएंगे। फिर आपको क्या करना है, जो 3 समीकरणें बनेंगी ना उसमें आप देखिएगा ऐसे भाग लगाना है कि एक तो कांस्टेंट हो। देखो कांस्टेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, y के संदर्भ में कोटि निकल के आ जाएगी। अगली बार देखो ये वाला कांस्टेंट है तो ये तो कट जाएगा, तो x के संदर्भ में कोटि निकल के आ जाएगी। बस अगर अपने को x और y समझ में आ गया तो उससे वेग नियम बन जाएगा। और वेग नियम में जो कोटि होती हैं उनको जोड़ लीजिए, तो वो वेग नियम में जो घातें होती हैं, अभिकारकों की सांद्रता की घातें जो होती हैं उनको जोड़ लीजिए तो कोटि निकल के आ जाएगा। और फिर अपन किसी भी समीकरण के अंदर में x y के मान रखेंगे तो हमारा k निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बाकी न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है।
तो कोटि याद करने की 3 विधियाँ होती हैं, ग्राफ विधि, ओस्टवाल विल्सन विधि और प्रारंभिक वेग विधि। ठीक है, तो यहाँ पे आज इस जो अपना 10वां जो वीडियो है इसमें कोटि की जितनी भी बातें होती हैं वो सारी हो जाती हैं ख़त्म। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारा 11वां लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे संगठित सिद्धांत के बारे में, ताप का क्या प्रभाव होता है, सेकंड ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।